मैम पहला मिथ तो ये कि आपने जो बोला अगर आपकी एसआईपी बाउंस होगी तो आपका सिबिल स्कोर खराब होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। हेल्थ की इमरजेंसी आएगी या लाइफ की इमरजेंसी आएगी, लाइफ की जो इमरजेंसी होगी उसके वो आपके डिपेंडेंस को सिक्योर करेगी। हेल्थ की इमरजेंसी आपके खुद को और आपके परिवार को एक सपोर्ट देगी। आजकल हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ते जा रहा है साल दर साल 10 से 11% की रेट पे। मैम एक रूल होता है, रूल ऑफ 50-30-20। किसी इंसान के लिए लाख रुपए की एसआईपी भी ज्यादा होगी और किसी इंसान के लिए लाख रुपए की एसआईपी कम होगी। अधिकतर लोगों को ये नहीं पता उनका पैसा जा कहाँ है। लीकेज आपने सुना होगा, पानी की टंकी में किसी ने पत्थर फोड़ दिया और पानी निकलते जाएगा, तो वैसे आजकल ये लीकेज है यूपीआई। कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ तो कॉमर्स में हम इकोनॉमिक्स में सब्जेक्ट आता है इनकम माइनस एक्सपेंसेस शुड बी योर सेविंग्स, जबकि ये गलत है। हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है अमिकस पब्लिको एलएलपी के चैनल में। जैसा कि हम आपको बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स से अवेयर कराते हैं, आज हम बात करेंगे आकाश खंडेलवाल जी से, जो कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। इनकी कंपनी है डिलाइट स्टार फिनसर्व एलएलपी। इस कंपनी के द्वारा आकाश खंडेलवाल अपने लेगेसी को मेंटेन करते हुए अपने 15 साल के अनुभवों के साथ हमारे साथ ये फिनेंशियल मैनेजमेंट की हर तरह की स्कीम्स को आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। इनकी कंपनी 15 सालों से फिनेंस मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट का तरीका, एसआईपीज के थ्रू, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, इन सारी चीज़ों में सर्व कर रही है। लगभग 2000 खुश क्लाइंट जो ऑलरेडी इनसे सेटिस्फाइड है बहुत ज़्यादा, उनके साथ ये काम कर रहे हैं। इनकी कंपनी अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियोज को ऑप्टिमाइज करती है और लेटेस्ट सारे ट्रेंड से, हर तरह के फिनेंशियल ट्रेंड से इनको अवगत कराती है, क्लाइंट्स को अवगत कराती है। तो चलिए आज बात करते हैं आकाश खंडेलवाल जी से। हम पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि कोई 15,000 से 20,000 रुपये अगर कमा रहा है तो इनिशियली तो उसकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए सेविंग्स को लेकर? तो काफ़ी अच्छा सवाल है कि जो आजकल नए लोग हैं, whoever is joining the जॉब मार्केट या कमाई करना चालू कर रहा है, हर कोई पहला बार हर कोई होता है कि जो कमाइयाँ आना चालू होती है। सो 15-20 हज़ार रुपये से अगर आप शुरू कर रहे हैं या वट एवर अमाउंट यू आर स्टार्टिंग विद, सबसे पहला जो स्टेप होता है या सबसे पहला जो पड़ाव है जिस पे आपको स्टार्ट करना चाहिए वो है बजट बनाना। आपको पहले ये समझना चाहिए आप जो 100 रुपये कमा रहे हैं उस 100 रुपये में से आप कितना खर्चा कर रहे हैं, कितना आपके पास बच रहा है नेट। जब आपके पास ये क्लैरिटी आ जाती है कि मेरे पास कितना पैसा बच रहा है, तब आपको शुरुआत करना चाहिए कि कितना हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिकॉज हर किसी का वो रेशो अलग होगा। आज आप कोई भी बंदा जो अपने घर रह के जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, उसके लिए एक्सपेंसेस में रेंटल का अमाउंट नहीं होगा, वो रेंट पे ही नहीं कर रहा होगा, उसके लिए सिर्फ खाने का खर्चा है, बाहर आने जाने का खर्चा है। जो बाहर कहीं जॉब करने के लिए अपने घर से बाहर गया है, उसके लिए पोर्शन में रेंट का भी पेमेंट आता है। तो आप जब बजट बनाएंगे तब आपके पास एक क्लैरिटी आएगी मेरा मंथली खर्चा कितना हो रहा है और मैं मंथली बचा कितना पा रहा हूँ। जब आप बचाने की क्लैरिटी आपके पास आ गई, तब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे कि उसको इन्वेस्ट कहाँ करना है। किसी भी इंसान के लिए इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला स्टेप होता है एक इमरजेंसी फंड को बनाना। वॉलेट हम सब कैरी करते हैं, हमारे हर किसी के वॉलेट में एक चोर जेब होती है कि एक ऐसा पैसा जो अगर कभी भी कुछ भी हो जाए तो इस पैसे को हम छेड़ेंगे। तो जब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला बेसिक प्रिंसिपल होता है कि अपने एक इमरजेंसी फंड बिल्ड करना। 6 से 9 महीने के आपके हाथ खर्चे, जब आपने बजट बना लिया तब आपके पास ये क्लैरिटी आ गई मेरे मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, तो आपका सबसे पहला टारगेट होगा मेरे को एक इमरजेंसी फंड बनाना है। कभी भी कुछ भी हो जाए 6 से 9 महीने के मंथली खर्चे मेरे पास एक बैकअप फंड में बन जाते हैं। जब वो पैसा बन जाता है तब आप जाएंगे एक हेल्थ इंश्योरेंस को लेने के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस कभी भी जो भी इमरजेंसी आएंगी वो बोल के नहीं आएंगी, तो कोई भी इमरजेंसी आएगी तब आप हेल्थ इंश्योरेंस से फॉल बैक होंगे। ये 2 चीज़ें तब होती है, उसके बाद हम जाते हैं इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने के लिए। आकाश जी, आपकी बातों से लग रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस हम ले रहे हैं तो वो भी एक तरह का हमारा इन्वेस्टमेंट ही है। मैम हाँ, इस चीज को मैं आपको बताऊं, इन्वेस्टमेंट नहीं होता हेल्थ इंश्योरेंस। सो मैं ये मानता हूं किसी भी इंसान के लिए 4 चीजें अगर हो, 3 चीजें अगर हो, तो उस इंसान को चौथी चीज की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक आप टर्म इंश्योरेंस रखिए, एक आप हेल्थ इंश्योरेंस करिए और एक आप एसआईपी करिए।
जिंदगी में इमरजेंसी जो आती है, इमरजेंसी या तो हेल्थ आएगी, हेल्थ की इमरजेंसी आएगी या लाइफ की इमरजेंसी आएगी। लाइफ की जो इमरजेंसी होगी उसके वो आपके डिपेंडेंस को सिक्योर करेगी। हेल्थ की इमरजेंसी आपके खुद को और आपके परिवार को एक सपोर्ट देगी। वो आप अगर डेटा देखेंगे, हर साल इंडिया में 7 से 8% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन डिप करते हैं बिकॉज ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर। आजकल हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, साल दर साल 10 से 11% की रेट पे हेल्थ एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। आप हॉस्पिटल में एडमिशन 3 से 4 दिन का, अगर 5 दिन का हॉस्पिटल एडमिशन है तो लाख रुपए नॉर्मल है। और जब हम 15 से 20 हज़ार रुपए मंथली जिसकी कमाई है उसकी हम बात करते हैं तो उसके लिए लाख रुपए उसकी 5 महीने की कमाई है जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता एकदम से। तो इसलिए आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो, आपके पास इमरजेंसी फंड हो, फिर आप इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। अभी जॉब क्राइसिस को लेकर के मेरा क्वेश्चन था कि बहुत ज़्यादा जॉब क्राइसिस है और मतलब कंपनीज प्लेसमेंट के थ्रू भी हायर नहीं कर रही हैं और रिसेशन बोल रहे हैं लोग इसको। तो इसमें क्या आपका सजेशन है, क्या करना चाहिए नवयुवाओं को? मैम मैं एक चीज़ पे मानता हूँ, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है, जो चीज़ों पे आप काम कर सकते हैं, आप उन चीज़ों पे वर्क करिए। अननेसेसरी आप चीज़ों पे वरी करेंगे तो उसका कोई सेंस नहीं होता। आप रिसेशन की बात करते हैं तो रिसेशन इज समथिंग जिस पे एक आम आदमी का कभी कोई कंट्रोल नहीं होगा कि रिसेशन कब आ रहा है कब नहीं आ रहा। आप ओवरऑल मार्केट को कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हम क्या चीज़ पे वो कर सकते हैं, हमारे स्किल्स के ऊपर। आज अगर जॉब मार्केट की बात करते हैं, जॉब्स प्राइमरीली काफ़ी जॉब्स का कट इसलिए भी हो रहा है बिकॉज एआई आ गया, टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व हो रही है और हमारा एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं हमें उस टेक्नोलॉजी तक पहुंचा नहीं पा रहा। वो एक काफ़ी बड़ा वॉइड रह जाता है कि हम जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, वो चीज़ रेलेवेंट कितनी है जॉब से, वो डिपेंड करेगा कि हमारा जॉब प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। तो एज एन इंडिविजुअल हु इज स्टार्टिंग, हमारी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी टू लैंड अ गुड जॉब कैन बी हम कितना स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं। हमारी जो स्किल्स है, पॉलिश कितनी हो रही है, हम वैल्यू कितनी किसी भी हमारे एम्प्लॉयर को वैल्यू कितनी दे सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा मैम, जब मैं कॉलेज में था, मैं एक्चुअल साइंस कर रहा था। तो एक्चुअल साइंस कर रहा था तो 2017 में हमारा प्लेसमेंट का टाइम आया और उस टाइम पे एक्चुअल सेगमेंट में प्लेसमेंट काफ़ी ड्रॉप थे। उन लोगों का प्लेसमेंट ज़्यादा हुआ जिन्होंने साथ की जो स्किल्स थी उनको पॉलिश करा। एक्चुअली इसमें साथ की स्किल्स आ जाती है, आप आर लैंग्वेज सीख लीजिए, आप पाइथन सीख लीजिए, आप एडवांस एक्सेल पे वर्क करिए, तो आपका एक एडवांटेज होता है ऑन अ दूसरे बंदे से। आप एक हायर कैटेगरी का बंदा मिल जाएगा आपको। तो आप जैसे जैसे अपनी स्किल्स ऐड ऑन करते जाएंगे वैसे वैसे आपका एक जॉब सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। आप अपने एम्प्लॉयर के लिए एक्चुअली एक अच्छा वैल्यू एडिशन होंगे। तो आपको इस चीज़ पर वर्क करना चाहिए, आप एक वैल्यू एडिशन कैसे अच्छा हो सकते हैं आपके एम्प्लॉयर के लिए। वो थोड़ी आपको खुद को रिसर्च करनी पड़ेगी कि मैं जहाँ भी वर्क करना चाहता हूँ वहाँ स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है और मैं उस स्किल्स को कैसे एनहांस कर सकता हूँ अपनी। Now the next question is आकाश जी, that 40 to 50,000 के बीच अगर किसी की अर्निंग है तो हाउ दे कैन ऑर्गेनाइज देयर लाइफ्स जिसमें कि इन्वेस्टमेंट भी उनका चला जाए, है ना, और मतलब प्रॉपर अगर कोई ईएमआई है उनके लाइफ में तो वो भी प्रॉपर मतलब तरीके से अरेंज हो जाए। कैसे बाइफर्केशन क्या करें, वो कैसे करें उसको मैनेज? एक रूल होता है, रूल ऑफ 50-30-20। 50% आप अपनी नीड्स पे खर्च करिए, 30% आप अपनी वांट्स पे खर्च करिए, 20% आप सेव करिए। ठीक है, आप बात करते हैं 50,000 रुपये महीने की, ठीक है, और कितनी क्या ईएमआई आप बिल्ड करना चाहते हैं। जब कोई भी जैसे जैसे अपनी इनकम बढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में लोगों का ख्याल आता है सबसे पहले हम खर्चे बढ़ाएं अपने। ठीक है, गाड़ियों का एक बहुत शौक होता है लोगों को कि आजकल की जनरेशन को तो खासकर गाड़ियों का एक शौक है कि भाई हमको गाड़ी खरीदनी है एंड स्टफ लाइक दैट। तो आपको अर्ली इन दी एज हम लोग ईएमआईज में एंटर हो जाते हैं। तो ईएमआई पे मैं मानता हूँ नो मैटर आप कितनी भी ईएमआई आज प्लान करिए, 10% ऑफ योर इनकम, उससे ज़्यादा आपको ईएमआई में अफोर्ड कम करना चाहिए। अगर आप उस चीज़ में चलेंगे तो आपका एक फाइनेंशियली हेल्दी पोजीशन में आप रहेंगे। बिकॉज आपके खर्चे जो हो गए उसके बाद आपने ईएमआईज भी आपके पास सारी आ गई। ईएमआईज के बाद आपका इन्वेस्टमेंट का फोटे पूरा खुला रहेगा। तो आपका जो भी खर्चे हैं, जो भी आपको प्लान करना है अपने लाइफ में, खर्चे प्लान करना है, कुछ भी प्लान करते हैं, 10% तक की आप ईएमआई अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी जो चीज़ें आपको प्लान करनी है, डाउन पेमेंट प्लान करना है, कुछ भी प्लान करना है, वो अपने इन्वेस्टमेंट से प्लान कर सकते हैं आप। ये चीज़ रहती है।
बेसिकली तो जो प्रॉब्लम आती है, जैसे आप मतलब टू मोटिवेट द यंगस्टर्स, आप फिनेंशियल प्लानिंग के वे में आप उनको क्या बता सकते, क्या होता है ना, रिजिडिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मतलब पैसा, जैसे मान लीजिए पैसा आ रहा है तो ठीक है, आपने एक नॉर्म्स बना दिया, एक बता दिया कि भाई 30, 40 एंड 50 का, लेकिन अगर आप कैसे मतलब मोटिवेशन सेंस में समझाएं कि कैसे मोटिवेट करेंगे कि यंगस्टर्स को करना ही चाहिए, या मतलब फोर्सली? मैम देखिए, मैं ये मानता हूँ एज सुन एज यू स्टार्ट अर्निंग, जब आपकी जेब में शुरुआत के पैसे भी आना चालू हो तब से आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज अ प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। आप छोटी से छोटी चीज के लिए पैसा सेव कर सकते हैं, आप बड़ी से बड़ी चीज के लिए पैसा सेव कर सकते हैं। जब आप करियर के शुरुआत में आप इन्वेस्टमेंट की आदत डाल लेते हैं तो आपका डिसिप्लिन बनता जाएगा। हम क्या है, हम डिले करते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट, ये सोच के कि आज जो बंदा एक्स अमाउंट कमा रहा है वो सोचता है यार मैं 1000-5000 रुपए की एसआईपी से स्टार्ट करूंगा, उससे बेटर है मैं ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूं, तब अमाउंट ज़्यादा दिखेगा। ज़्यादा या कम कुछ भी नहीं होता, ये सारा पर्सपेक्टिव का खेल है। किसी इंसान के लिए ₹1,00,000 की एसआईपी भी ज़्यादा होगी और किसी इंसान के लिए ₹1,00,000 की एसआईपी कम होगी, क्योंकि उनकी कमाई उस कदर होगी। आपको इन्वेस्टमेंट हमेशा करना है अपनी कमाई के परसेंटेज में। एक जो जैसे मैंने भी अभी कहा 50-30-20 या कुछ भी, तो मतलब मैं उस प्रिंसिपल को भी फॉलो कम करता हूँ। मतलब मैं तो उससे ज़्यादा पे ही बात करता हूँ कि अगर आज मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ, मेरे खर्चे सारे हो गए, तो मेरे को टारगेट करनी चाहिए, अगर मेरी लाइबिलिटीज़ कुछ भी नहीं है तो मेरा टारगेट होना चाहिए कि 40% मेरी कमाई का मैं सेव करूँ। अमूमन क्या होता है, लोग कैसे करते हैं प्लान, 100 रुपये वो कमाएंगे, वो 5 सेव करेंगे। अब आप एक चीज़ समझो, 5 रुपये भी जाएगा, वो 5 रुपये 20 साल लगेंगे उसको 100 तक पहुंचने के लिए। ओरिजिनल 100 तक की वैल्यू से इतना टाइम लगेगा। वही आप 40 पे जाइए, आप 2.5 साल में अपनी ओरिजिनल इनकम तक भी पहुंच सकते हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगी आपकी बजटिंग के प्रोसेस पे। इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा काम है, बजटिंग सबसे क्रूशियल काम है। अधिकतर लोगों को मैं, बिकॉज ये सब लोगों से डिस्कस करता हूँ बजट बनाना, अधिकतर लोगों को ये नहीं पता उनका पैसा जा कहाँ रहा है। सैलरी वाले को तो फिर भी पता होगा उसका कहाँ पैसा जा रहा है, जो बंदा बिजनेस कर रहा है, जो कंसल्टिंग के प्रोफेशन में है, उसको यही नहीं पता उसका पैसा कहाँ जा रहा है। बिकॉज क्या होता है, हमारे लीकेज है। लीकेज आपने सुना होगा, पानी की टंकी में किसी ने पत्थर फोड़ दिया, वो पानी निकलते जाएगा। तो वैसे ही आजकल ये लीकेज है यूपीआई। आपको पता नहीं पड़ेगा आप कहाँ खर्चा कर रहे हैं, जेब में से फोन निकाला, खर्च स्कैन करा, खर्चा कर दिया। आजकल तो डिजिटल करेंसी, आप डिजिटल करेंसी हो गई। आप कहीं नॉर्मली आप डिनर पे भी जाएंगे, आप वहां भी 5-10 हजार रुपए खर्च करके आने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि यूपीआई हो गया। पहले आप क्या सोचते थे, जेब में पैसे कितने हैं उसके अकॉर्डिंग जगह जाते थे, उसके अकॉर्डिंग जगह जाते थे। बैंक में तो होते ही हैं, ठीक तो है, आप हाँ। और यूपीआई क्या है, हर जगह एक्सेसिबल है, हर जगह एक्सेसिबल है, हर कोई पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। तो यूपीआई आपके पैसों का एक लीकेज है, जो पैसा धीरे धीरे निकलता जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपका 100 रुपए के 50 ही रह गए, 50 कहाँ गए। छोटे छोटे ट्रांजैक्शन होंगे, हम कभी ट्रेस ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बजटिंग बहुत जरूरी चीज है। अब आपने अभी जो सारी बात बताई उसमें आपने कंसल्टिंग प्रोफेशन की बात की, तो हम चूंकि यहाँ लॉयर्स हैं और हमारा प्रोफेशन तो डिपेंड्स ऑन कंसल्टेंसी उस पे है, प्रोफेशन है, तो लॉयर्स के लिए कुछ स्पेसिफिक बताना चाहेंगे आप? मैम लिटिगेशन प्रैक्टिस में जो लॉयर्स हैं उनके लिए। देखिए, जैसे आपने बताया लिटिगेशन प्रैक्टिस, ठीक है। सो लिटिगेशन प्रैक्टिस की जब मैं बात करता हूँ तो लिटिगेशन प्रैक्टिस काफ़ी टाइम लगता है सेटअप होने के लिए। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस सेटअप आपने गद्दी पर जाके बैठना चालू हुए और कल से आपके पास क्लाइंट्स आना चालू हो जाएंगे, कल से आपके पास पैसा चालू होना है, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे आपकी गुडविल बनेगी, धीरे धीरे आपका नाम बनेगा, वैसे वैसे आपके पास क्लाइंट्स आएंगे। तो इस चीज़ से आप एक चीज़ समझ गए कि पैसे का इनफ्लो कभी भी रेगुलर आपके पास है ही नहीं, ठीक है। तो जो भी लिटिगेशन लॉयर है, जो भी बंदा प्रैक्टिस कर रहा है, उसको ये समझना है कि मेरे पास एक्स अमाउंट आया, मैंने उसमें से पैसा कैसे निकालना चालू करा, क्योंकि आपके पास मंथली इनकम नहीं रहेगी। आपके पास हमेशा इरेगुलर इनकम का कैश फ्लो रहेगा। क्लाइंट्स होंगे, कभी पेमेंट स्ट्रेच भी होंगे, कभी ऐसा भी होगा 6-6 महीने तक किसी केस का पेमेंट ही नहीं आ रहा, नहीं आता है कई बार, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो पेमेंट कब करेंगे जब केस पूरा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल है।
कुछ आप कॉर्पोरेट लॉ में जाएंगे तो फिर भी नोटिस आते टाइम पे आपके पास पेमेंट आने चालू हो जाएंगे। लिटिगेशन में तो क्या होगा, बहुत केस की टफ है। हाँ माने tough है। न्यूकमर लॉयर की लाइफ जो है बहुत टफ है, इसलिए हमको जरूरत है यहाँ आपसे पूछने की कि माने वो किस तरह से प्लान करें, और वो मैंने क्या। ये भी सुना था कि जैसे अभी जो नए लॉयर्स होते हैं वो जो प्रैक्टिस में लिटिगेशन लॉयर के पास में इंटर्न करते हैं तो उनका तो पे स्केल और भी कम होता है। सो अभी शायद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में एक रूलिंग आई थी कि उनको एक मिनिमम स्टाइपेंड देना होगा, शायद 4-5 हज़ार रुपए का उनको मिनिमम स्टाइपेंड देना पड़ेगा। तो जब आप स्टाइपेंड आपके पास आ रहा है तो आपको मेजरली तो देखिए वहाँ स्कोप ही नहीं बचेगा इन्वेस्ट करने का, वहाँ स्कोप ही नहीं बचेगा पैसा बचाने का। वहाँ मेजर कहाँ रोल प्ले होगा, आप अपनी आदत कैसे बिल्ड करोगे। आप 5,000 रुपये में चाहे 100 रुपये बचाओ चाहे 500 रुपये बचाओ, आपने आपकी आदत बनाई, आपने आपकी डिसिप्लिन बनाई, वो आपको डाउन द लाइन आपकी मदद करते जाएगी। वो आपकी हैबिट, बिकॉज आदतें कभी मरती नहीं है। आज आपने आदत डाल ली मेरे को पैसा बचाना है, तो जब आप अच्छे लॉयर बन जाओगे, जब आप अच्छी आपकी कमाइयाँ चालू होंगी, तब आपकी आदत उतनी मेंटेन रहेगी कि मेरे को मेरी कमाई में से पहले इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे मैं लॉ कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, तो कॉमर्स में हम इकोनॉमिक्स में एक सब्जेक्ट आता है इनकम माइनस एक्सपेंसेस शुड बी योर सेविंग्स, जबकि ये गलत है। होना चाहिए इनकम माइनस सेविंग शुड बी योर एक्सपेंडिचर। कमाई में से पहले बचत हटानी चाहिए, उसके बाद खर्चा करना पड़ेगा। तो वहीं जो आज एक यंग लॉयर है जो अपनी प्रैक्टिस स्टेब्लिश कर रहा है, उसके पास जो भी पैसा आ रहा है उसमें से आपको अपनी बचत का पोर्शन हटाना पड़ेगा। फिर जो लॉयर्स हैं, जो नए लॉयर्स हैं स्पेशली, उनको डेट ट्रैप से बहुत दूर रहना पड़ेगा। उनको अर्ली इन देयर एज अगर वो कोई भी लोन में फंस जाते हैं, कोई भी ईएमआई वो बिल्ड कर लेंगे, वो उनके लिए बहुत खतरे का सिग्नल रहेगा। बिकॉज क्या है, प्रोफेशन ऐसा नहीं है, स्टेबल इनकम नहीं है उनकी। आप जॉब करेंगे तो आपकी स्टेबल इनकम है, यहाँ स्टेबल इनकम थोड़ी है आज क्लाइंट आ रहा है कल नहीं आया तो आप क्या करेंगे। तो लॉयर्स के लिए जो हमने पहले इमरजेंसी फंड की बात करी थी, वो एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। जहाँ कोई सैलरीड बंदे का 6 से 9 महीने का इमरजेंसी फंड होता है, वहाँ उसी लॉयर के लिए वो एक साल भर तक का इमरजेंसी फंड उनको रखना चाहिए कि साल भर तक के लिए वो प्रिपेयर्ड है कि अगर मेरे को नहीं भी आया तो मैं धीरे 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 करके अपने खर्चे निकाल लूँ। वो इस्टेब्लिश करने के लिए आपको ये आदत डालनी पड़ेगी। ये सारी चीजें होती हैं आदत, हैबिट। हाँ, वो मेन है। आपसे बात करके लग रहा है कि डिसिप्लिन मैम, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। एक चीज समझिए, अधिकतर लोग आजकल जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनका फोकस रहता है हमें मैक्सिमम रिटर्न्स अक्यूमुलेट करना है। रिटर्न से ज्यादा फोकस आज हम क्या कर सकते हैं। आप कंपाउंडिंग का अगर फॉर्मूला देखेंगे, जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा उस पर एक सेट रेट पे कंपाउंडिंग होगी इतने साल के लिए। आपके हाथ में क्या है, रिटर्न आपके हाथ में है ही नहीं। आपके हाथ में पैसा मैं कितना इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कितने टाइम के लिए मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। आपके हाथ में सिर्फ ये 2 चीजें हैं। ये दोनों चीजें कैसे डिटरमाइन करेंगी, डिसिप्लिन से। आज के टाइम में जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो ज्यादा ग्रीड बेस्ड इन्वेस्टर्स ज्यादा है। उनको लालच दिख रहा है, उनको दिख रहा है एक्सपोनेंशियल रिटर्न बनता जा रहा है तो हम भी इन्वेस्ट करें। क्यों इन्वेस्ट करें वो कभी कोई सोचता ही नहीं है। वाई टू इन्वेस्ट, वो कभी कोई भी नहीं सोचता। जब हमने पहले भी बात करी थी इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए या कब करना चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग के कैसे आप प्रमोट करते हो। मैं, मेरे जो यंग एज इन्वेस्टर हैं, 25-26 साल के इन्वेस्टर्स हैं, मैं उनको कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए बात नहीं करता कि आप लॉन्ग टर्म 10 साल 15 साल, बिकॉज 10 साल 15 साल इज अ वेरी बिग टाइम फ्रेम। वो कोई भी इतना जल्दी इन्वेस्ट करने नहीं आएगा। मैं तो बहुत छोटी बात करता हूँ कि आप 25 साल के हो, 26 साल के हो, यंग हो, थोड़े थोड़े टाइम में लगेगा हमको घूमने जाना है। कैसे जाओगे घूमने, ट्रैवल के लिए एक फंड चाहिए होगा, उसी के लिए आप SIP चालू करो। आप RD करते हो, सारी चीजें करते हो, आप MF में SIP चालू करो डेट के अंदर। क्या दिक्कत है। ट्रैवल मैं खुद करता हूँ, मेरी खुद की एक ट्रैवल के नाम से SIP जाती है, जो जब घूमने जाना है मैं पैसा वहां से निकालूंगा। सो आपके पास छोटे छोटे जो भी आपके गोल्स है, आप उनको ब्रेक डाउन करिए, आपको पता लग जाएगा इसको तो पहुंचना कैसे है। ऐसा थोड़ी है आप आज पहाड़ को देखो और आप सोचो मैं पहाड़ के टॉप पे पहुंच जाऊंगा। जाना तो धीरे धीरे पड़ेगा। धीरे धीरे करने के लिए प्रैक्टिस सेटअप करना, डिसिप्लिन सेटअप करना बहुत जरूरी है। ये चीज रहती है। और जैसे मैं खुद भी हूँ, तो खुद भी जैसे डिसिप्लिन तो चलो ठीक है था या नहीं था आई डोंट नो, बट हाँ मैनेजमेंट था, एक सोच थी कि भाई अलग अलग हेड्स के रूप में एज ए प्लानिंग तो नहीं था, बट वो था कि हाँ अगर जरूरत पड़ेगा तो पैसे हमारे पास होने चाहिए, तो हमने उसके अकॉर्डिंग जगह 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 जहाँ समझ में आया वो करे। अभी आपने आकाश एक बात की SIP की, है ना। अब SIP के केस में जो कंसेप्ट आता है वो 2 कंसेप्ट आता है कि बंदा अगर इन्वेस्टमेंट की सोच रहा है तो SIP वो खुद करे, है ना, या उसके लिए किसी एक्सपर्ट के पास जाए। वो क्या है, वहां उसको डिटेल में देखिए,
आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको नॉलेज है, आप खुद भी कर सकते हैं। आपको नॉलेज नहीं है, आपको किसके थ्रू जाना चाहिए। बिकॉज क्या है कि आप एक चीज समझिए, आज गली क्रिकेट हर कोई खेलता है, लेकिन इंडिया लेवल पे क्रिकेट तो बहुत सिलेक्टेड लोग खेल पाते हैं। जो बंदा इंडिया लेवल पे खेलने जाएगा उसको कोचिंग तो चाहिए होगी। आज पैसा आपको कम बनाना है कि ज्यादा बनाना है। पॉइंट क्या होता है, अगर आप मेरे ऑफिस आएंगे, मेरे ऑफिस में मैंने एक कोट लिख रखा है, पर्सनल फाइनेंस इज 80% योर बिहेवियर एंड 20% योर हेड नॉलेज। अधिकतर केसेस में आपका बिहेवियर डिटरमाइन करता है आपका पैसा कैसा बनेगा। आपने आपके बिहेवियर को कंट्रोल कर लिया, काम हो जाएगा। नॉलेज कुछ भी नहीं होती। हाँ, आप नहीं, दैट मीन्स एक्सपर्ट्स पूछने का हाँ, मतलब था, एक्सपर्ट पूछने का मतलब था जैसे स्कीम सेट है ना, या फिर जो भी लैंग्वेज आप यूज करेंगे, या एसआईपी में डेब्ट होती है, इक्विटी होता है, तो ये चीजें मतलब हर कोई के समझ की तो बात नहीं है। बिल्कुल। तो व्हाट यू प्रेफर, मतलब एक्सपर्ट्स के थ्रू ही जाना ना, चाहिए? मेरा पर्सनली अगर मैं आज हाँ, बात मैं करूं, पर्सनल ओपिनियन जैसे मैं खुद फाइनेंशियल प्लानिंग इंडस्ट्री में हूँ, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी स्पेस में हूँ, कि हम खुद लोगों का पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। बट अगर आज आप मेरे से खुद के पूछेंगे तो मेरा खुद का पैसा कोई मैनेज कर रहा है, कोई बंदा जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है वो मैनेज कर रहा है पैसा। बिकॉज जब मेरे खुद के पैसे पे आती है तब मेरे को भी तो कोई एक्सपर्ट चाहिए। हाँ, समझ में नहीं ठीक आता है है, फिर कि कहाँ। आपको आप डिसीजन मेकिंग आपकी कैसे स्ट्रांग होगी। आपको कोई बंदा चाहिए जो आपके डिसीजन वैलिडेट कर पाए। आपको कोई Experts चाहिए। बंदा चाहिए जो आपके, आज यू आर इन अ प्रैक्टिस ऑफ लॉ, ठीक है। आज मैं आपको बोलूँ, आपका खुद का कोई लीगल का केस है, क्या आप वो खुद हैंडल करेंगे या किसी मुश्किल दूसरे के होता पास जाएंगे? किसी दूसरे के पास जाएंगे। कोई डॉक्टर अपने खुद के बेटे का ऑपरेशन करता है क्या? है, मुश्किल होता नहीं है। करता, वो किसी दूसरे के पास जाता है। सो आपका सजेशन है, आप कहना चाह रहे हैं कि भाई एक्सपर्ट्स के पास जा जितना करके जल्दी फिर करना चाहिए। जितना जल्दी आप किसी Early एक्सपर्ट age से में। गाइड लेंगे, जितना जल्दी आप एक प्रॉपर वे में चलेंगे, उतना प्रॉपर आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर पाएंगे। क्योंकि होता क्या है, अधिकतर केसेस में लोग जाते हैं मेरे को एसआईपी करनी है, उनको ये मतलब मैं आपको बताऊं क्लासिक केसेस। मेरे पास एक बंदा आया, मेरे को एसआईपी करनी है। मैंने कहा ठीक है सर, एसआईपी एमएफ में ऐसे हो जाए। बोले मेरे को एसआईपी करनी है लेकिन मेरे को म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं डालना। तो आप समझिए अभी हालत क्या है, लोगों को ये नहीं पता एसआईपी और म्यूचुअल फंड क्या है। हाँ, अभी जस्ट मैं क्वेश्चन करने वाली थी कि विच वन इज बेनिफिशियल। ठीक है, एसआईपी ज्यादा पैसा एमएफ में ही है। एसआईपी क्या है? एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। पैसा इन्वेस्ट करने का एक तरीका है जो आप आज आपकी लॉ प्रैक्टिस है। आप इतने साल से आपने प्रैक्टिस स्टैब्लिश करके आज आपने आपके लिए एक नाम बनाया है, वो भी एक एसआईपी है। दैट इज कॉल्ड एसआईपी ऑफ एफर्ट्स। दैट इज कॉल्ड एसआईपी ऑफ एफर्ट्स। वो आपका डाउन द लाइन आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करा खुद के एफर्ट्स, तब जाके आज आपका नाम बना है। वैसे ही इन्वेस्टमेंट की चीज है, धीरे धीरे करके आप पैसा डाल रहे हैं, वो एक एसआईपी होती है। वो एसआईपी म्यूचुअल फंड में, वो आपके एसआईपी अमाउंट की हो गई। ठीक है, सो पैसा आपका जा रहा है, उसको आप एसआईपी कहते हैं। लोगों को ये डिफरेंस नहीं पता। मेरा आकाश पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा 2007 और 8 में जब रिलायंस पावर वगैरह आया था, काफी डाउन गया था, तो उस वक्त क्या किसी के थ्रू, नेचुरली एक्सपर्ट के थ्रू ही गए थे, तो किसी के थ्रू हमने पैसे बहुत सारे लगाए। बट वो शी वॉज इन्वेस्टिंग इन द म्यूचुअल फंड, है ना, डायरेक्टली इन द म्यूचुअल फंड। तो वो म्यूचुअल फंड जब वो ड्रैग हुआ, जब रिलायंस पावर गया और ड्रैग हुआ, तो उसमें फिर हमारे को नुकसान बहुत हुआ। तो कुछ समय तक ऐसा लगा कि नहीं, बेकार है ये तो, मतलब कम से कम बैंक में रखते हैं, एफडी में होता है, तो ना तो नहीं होता है, हाँ ही होता है, कम होता है, कुछ मिलता तो है, कुछ परसेंट मिलता तो है। ऐसा तो नहीं हुआ कि भाई हमने कहीं हमने मान लीजिए 50,000 लगाए, तो जेएम एग्री वगैरह प्लान था जिसमें जीरो, सुंदरम था, जेएम एग्री था, बहुत सारे, उसमें मिला ही नहीं, तो चला गया। तो उस केस में आप जो इन्वेस्टमेंट है और जो रिटर्न प्रोसेस है बैंक में, बैंक के जो फंड्स हैं और आपके जो अदर फंड्स हैं, उसमें कैसे डिस्क्रिमिनेट करते हो, क्या बताना चाहोगे इस पे? मैम देखिए, सिक्योरिटी ऑन बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। मैम देखिए, आपको जैसे जैसे आपको गोल्स पे क्लैरिटी आएगी, ठीक है, वैसे वैसे आप अपने पैसे को टाइम कर सकते हैं। जैसे आज आप बात करेंगे इक्विटी की या डेट की या गोल्ड की, बैंक के फंड्स हो गए, बैंक का वैसा ही सेफडी। ब्रॉडली जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो 4 एसेट क्लास है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं: इक्विटी, डेट, गोल्ड, रियल एस्टेट। यही 4 जगह पैसा जा सकता है। अब हर चीज का प्रोज भी है, कॉन्स भी है। इक्विटी की बात करूं, इक्विटी लॉन्ग रन के लिए अच्छा है। आज मेरे को पर्सनली इक्विटी में किसी का पैसा लगवाना है, मैं मानता हूं कम से कम 5 से 6 साल का पैसा होना चाहिए। उससे कम का पैसा मैं इक्विटी में डालना अफोर्ड भी नहीं करता क्लाइंट का। अगर उससे कम का कोई इन्वेस्टर है तो मैं उनको साफ मना कर देता हूँ कि सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है मेरा पैसा कितने टाइम का है। अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी पैसा कितने टाइम का है, तो आप उस पैसे के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे।
ठीक है। अगर कुछ लोग होते हैं जिनको क्लैरिटी नहीं होती, उनके साथ क्या है, उनको बाइफिकेशन, उनको असेट एलोकेशन मेंटेन करना पड़ेगा। एक पॉपुलर कहावत है, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, बिल्कुल। वो कहीं ना कहीं वैलिड है। आपका सारा पैसा इक्विटी में भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए आपका सारा पैसा डेट में भी होना चाहिए। आपने सपोजिवली सारा पैसा एफडी में डाल दिया, एफडी में डाला तो आपने 7% की आज एफडी की रेट चल रही है, आप 7% की कंपाउंडिंग पे फॉर द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स। वही अगर आप इक्विटी एमएफ में कंपाउंडिंग पे आएंगे तो आप 12 से 15% की, तो 5% इन 10 ईयर डाउन द लाइन काफी डिफरेंस, मेजर सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो आपका रिटर्न तो आप बहुत मिस आउट करेंगे, लेकिन रिटर्न से ज्यादा क्या होता है, आपके गोल्स क्या है लाइफ में। जैसे मैंने आपको बताया, आपको पैसे को बाइफिकेट करना आना चाहिए कि ये मेरा पैसा शॉर्ट टर्म का है, ये मेरा पैसा लॉन्ग टर्म का है। अगर आपको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप एक इमरजेंसी फंड वाली टाइमलाइन पे जाइए कि मेरे पास 6 से 9 महीने का पैसा मेरे पास इमरजेंसी फंड में हो, बाकी फिर आई कैन इन्वेस्ट। जिससे आपके पास कहीं ना कहीं पैसा आपके पास डेट में होना भी जरूरी है, बिकॉज इमरजेंसी के टाइम पे पैसा कहाँ से निकलेगा। आपने बात करी 2008 की, मार्केट डाउन हुआ, आपका पैसा एकदम जीरो हो गया, आपको उसी टाइम पे रिक्वायरमेंट आएगी, आप पैसे का क्या करोगे? हाँ, क्या करेंगे? सही बात, कुछ नहीं कर सकते आप, स्टैंड स्टिल पे आकर नहीं निकाल सकते। वेक्स्ड रहे, उसके बाद काफी वेक्स्ड रहे कि भाई इतना, मतलब एटलीस्ट ऐसा नहीं होता ना कि मेहनत का पैसा अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो डूब ही जाए पूरा, बिल्कुल, तो फिर बचे ही नहीं कुछ भी, तो वो चीज 2020 में कोविड का लॉकडाउन आया, कोविड के टाइम में मार्केट क्रैश आया, रफली 40-50% मार्केट ड्रॉप हुआ बहुत ज्यादा। उस टाइम पे अगर किसी को पैसा रिक्वायरमेंट हुआ, उसको लॉस ही हुआ है, ठीक है, उसको लॉस ही हुआ है। बट अगर आपका पैसा डाइवर्सिफाइड था, आपका पैसा डेट में भी था और गोल्ड में भी था, तो आपने कहीं ना कहीं हाइब्रिड मोड कंट्रोल कर लिया, आपने उसको लॉस को अपने कर्टेल कर लिया, बिकॉज आप मल्टीपल एसेट्स में इन्वेस्टेड है। सो आपको ये इंश्योर करना है कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो कंसंट्रेटेड नहीं है, वो आपका हर जगह पैसा डेवलप होना चाहिए। वहीं आ जाता है जो आपका पहला वाला सवाल था, पैसे इन्वेस्टमेंट के लिए आपको किसी एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट रहती है या आप खुद प्लान कर सकते हैं? सो यहाँ एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट, यहाँ जब आपका पैसा एक प्रोफेशनल बंदा मैनेज कर रहा है, तब वो देखेगा आपके गोल्स क्या है, आपके टारगेट्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपका पैसा बाइफिकेट होगा, सिक्योर रहेगा। और वो यस, आपको रिटर्न से ज्यादा आपको चेज करना पड़ेगा अपने गोल्स, मेरा गोल क्या है। अब इसमें एक बहुत ज्यादा तो नहीं, बट हाँ एक क्वेश्चन मेरा था व्यूवर्स के लिए हमारे, कि जैसे बैंक में भी करते हैं, एसआईपी में करते हैं, एक कंसेप्ट होता है कि बैंक में क्या है कि हमको जब जरूरत है जब मिल जाएगा, घंटे भर 2 घंटे। एसआईपी में या म्यूचुअल फंड में क्या समय होता है, कितना समय लगता है जब जरूरत है तो पैसा, अगर मान लीजिए फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू नहीं जा रहे तो पैसा वापस अकाउंट में आ जाए? मैम देखिए क्या होता है, जो बैंक में आपने बात करी, बैंक में पैसा जाने का मोड होता है आरडी, जो हम बैंक की एफडी ऑल्सो, एफडी बैंक का आरडी मंथली पैसा जाता है, एफडी वन टाइम पैसा इन्वेस्टेड रहे। म्यूचुअल फंड्स में आप या तो एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं विच इज सिमिलर टू आरडी, या आप लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब आप एफडी और आरडी को कंपेयर कर रहे हो तो वो आप एमएफ के डेट से कंपेयर करेंगे, ठीक है, एमएफ के डेट फंड से आप कंपेयर करेंगे, ठीक है। आप आरडी में बात करते हैं, 5 साल की आप आरडी कराएंगे, आपको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। एमएफ में आपको अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स में अगर आप पैसा डालेंगे तो वो आपको 6.5-7%, 7.5% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। वो पैसा अगले दिन आपके अकाउंट में आ जाएगा, नो एग्जिट लोड, नो मिनिमम टाइम फ्रेम। अच्छा, कोई भी ऐसा वो नहीं है कि कुछ कट रहा है, कोई एग्जिट लोड नहीं, कुछ नहीं। आप लिक्विड फंड्स में आप पैसा डालिए, आपका पैसा सेफ, बिल्कुल सेफ, आपको वही रिटर्न 5.5, 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, अगले दिन आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा, नो क्वेश्चन आस्क्ड। बिकॉज इन्वेस्टमेंट का पर्पस भी यही रहता है कि जब जरूरत है तो वापस आप एफडी और आरडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। अब आप एफडी पे आते हैं, एफडी 3 साल का प्रोडक्ट है, 3 साल की एफडी करा रहे हैं, साल भर की एफडी करा रहे हैं, ठीक है, आप उसमें एग्जिट लोड आता है। तो आप जब 3 साल के लिए पैसा डालें, आप अगर हाइब्रिड्स में पैसा डालेंगे तो आपको एफडी से बेटर रिटर्न मिलेगा। सो आपको ये समझना पड़ेगा जो हम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में जा रहे हैं उसका पीयर ग्रुप कौन सा है, वहां हमारे को क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। पैसे की लिक्विडिटी, म्यूचुअल फंड्स में आप पैसा डालिए, डेट में नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, इक्विटी में T+2, आज आपने पैसा निकालेंगे 2 दिन बाद आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। इक्विटी में अगर आप साल भर से पहले निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड होगा, और जो रिकमेंड भी नहीं होता। आज आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने आएंगे तो आपका कम से कम 5 से 6 साल का पैसा होना चाहिए, तभी आप पैसा बना पाएंगे, तभी आप पैसा बना पाएंगे। भाई आपका टारगेट क्या है, आपको 1 का 1.5 करना है या आपको 1 के 5 करने हैं? आपको करना, आपका पैसे का आप कितनी ग्रोथ करना चाहते हो, आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो या थोड़ा बहुत रिटर्न कमाना चाहते हो? थोड़ा बहुत रिटर्न कमाना है आपको, आप साल 2 साल टिके रहो, आपको हो सकता है पैसा बने, हो सकता है नुकसान भी हो, क्योंकि इक्विटी में हम साफ कहते हैं, आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने आएंगे, साल 2 साल 3 साल 4 साल आपका पैसा नेगेटिव में भी हो सकता है,
पैसा प्लस है, इट इज योर लक, लेकिन पैसा नेगेटिव भी हो सकता है। आपको ये चीज समझना भी जरूरी हाँ, है। वो रिस्क समझ के चलना पड़ेगा। हाँ, ये आपको समझना बहुत जरूरी है, पैसा नेगेटिव भी हो सकता है, इसीलिए लॉन्ग टर्म का रूल है। अब आकाश जी, SIP में इन्वेस्ट करने के लिए मंथ के कुछ डेट्स का सिलेक्शन है, या मतलब किसी भी डेट को शुरू कर सकते हैं? ये मैम काफ़ी अच्छा सवाल है, क्योंकि ये बहुत लोगों के मन में एक मिथ रहता है कि मेरे को 20th की डेट रखनी चाहिए, मेरे को 25th, मेरे को मंथ एंड, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन अभी वाइट ओक म्यूचुअल फंड करके एक फंड हाउस है, उसने एक स्टडी करी थी, उसने एक प्रॉपर डेटा निकाला कि अगर आपने मंथली किसी भी डेट पे आपने SIP करी हो तो आपका रिटर्न का डिफरेंस कभी नहीं हो। कि ऐसा नहीं आपने मंथली 1 तारीख की डेट रख लिया, 10 तारीख की डेट रख लिया और आपको वहां पे रिटर्न का डिफरेंस 1-1.5% आ जाए, ऐसा नहीं है। आप मंथली कोई भी डेट रखिए, आपको रिटर्न में कोई डिफरेंस नहीं आता। आधा 0.1-0.2% का डिफरेंस आएगा, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। आइडियली SIP डेट शुड बी जब भी आपके पास पेमेंट आ रहा है। बिजनेसमैन के लिए जब आपके पास पेमेंट्स आ रहे हैं उसके बाद की डेट होनी चाहिए। कंसल्टिंग बिजनेस में जब आप इनवॉइस रेज कर रहे हैं, आपको पता होगा कि भाई मेरे पास इस टाइम तक पेमेंट आ रहा है, उसके जिस दिन आपके पास पेमेंट आ रहा है, पेमेंट डे, उसके 2 से 3 दिन में आपका पैसा डेबिट हो जाना चाहिए। अगर वो नहीं होगा, सपोजली आपके पास पैसा आ रहा है 1 तारीख को, आप SIP डेट रख लो 20 तारीख को, आपकी SIP के बहुत ज्यादा चांसेस आपकी SIP बाउंस हो सकती है। ये जो 20 दिन का गैप है, इसमें पेमेंट सारे जा सकते हैं। मेरा जो अदर जो EMIs है, लीकेज जो आपने बताया, बिल्कुल लीकेज। मेरा एक फ्रेंड है, उसने आज से 2 साल पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करा था। उसने SIP, उसके पास सैलरी आती थी फर्स्ट को, उसने SIP डेट रखी 25 की। मैम 2 साल के टेन्योर में उसकी SIP सिर्फ 2 महीने ट्रिगर हुई है, 2 महीने आज तक पैसा निकला है। मैंने उसको बहुत बार बोला तू SIP डेट तो चेंज कर, बोला नहीं इसमें बेस्ट रिटर्न आता है। तो ये क्या है, ये लोगों का मिथ है। समझ गई मैं। इंडिया में मिथ बहुत है, बिल्कुल, बहुत ज्यादा। अब इसमें एक चीज और बताइए मुझे आकाश जी, जो मुझे पर्सनल भी मैं बहुत सफर की हूँ, मतलब अब तो कम करते हैं, बट इनिशियली बहुत सफर किया है कि मेरे को हमेशा वो, चूंकि हम लोग कंसल्टिंग प्रोफेशन में थे, तो बाई नेम अगर मेरे चल रहा है तो वही बात है, क्लाइंट कभी आया कभी नहीं आया, तो हमेशा वो प्रेशर रहता था कि मान लीजिए सपोज दैट 25 को जाना है, तो 25 के पहले पैसा रखो, नहीं तो बाउंस होगा, बाउंस होगा तो सिविल स्कोर खराब होगा, क्रेडिट स्कोर खराब होगा, तो आपकी मतलब आप डिफॉल्टर कहे जाओगे। तो इसका कुछ है कि मतलब अगर आपको लग रहा है कि आप इसमें, मान लीजिए आप कांस्टेंट कर रहे हैं और मान लीजिए आपको लग रहा है आप इस महीने नहीं कर पा रहे हो, SIP की बारे में बात कर रही हूँ, तो इन दैट केस क्या कर सकते हैं हम? मैम पहला मिथ तो ये कि आपने जो बोला अगर आपकी SIP बाउंस होती है तो आपका सिबिल स्कोर खराब होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा, ये है SIP के, अगर SIP बाउंस होती है तो आपका सिबिल स्कोर खराब नहीं होगा, आपका बैंक चार्जेस काटेगा, वो चार्जेस भी बैंक टू बैंक वेरी करते हैं। हाँ। लेकिन आपका सिबिल स्कोर पे कोई अच्छा, सिविल पे कोई कोई फर्क इम्पैक्ट नहीं आता। ठीक है, सिबिल का इम्पैक्ट आता है जब आप लोन के रीपेमेंट को मिस कर रहे हैं। ओके, ठीक है, SIP कोई EMI नहीं है। मेरा कंसेप्ट था कि जैसे डिफॉल्टर हो रहे हैं, बाउंस तो बाउंस है, हाँ, वो आपको एक मन में, वो तो एक मन में थॉट है। हाँ। बट बाकी आपका सोचने का तरीका एक तरफ अच्छा है कि अगर आप, कुछ लोग क्या है ये मानते हैं SIP भी एक EMI है, लेकिन ये हमारे अच्छे के लिए EMI है। हाँ, वो ठीक है? इन्वेस्टमेंट, हाँ, वो अगर आप positive है। स्कूल ऑफ थॉट से जा रहे हैं तो आप मान के चलिए आप 100 में से, मतलब आप 90% बेटर इन्वेस्टर हैं बाकी लोगों से। बिल्कुल, ठीक है। अब आपका जो दूसरा सवाल था कि अगर आप किसी भी महीने ऐसा कोई, बिकॉज ऑब्वियसली हो सकता है कभी आपके पेमेंट स्किप हो गए, कभी आपने कहीं कोई पेमेंट आपने प्लान कर सका है, जैसे अभी हम अक्टूबर में बैठे हैं, दिवाली का टाइम, दिवाली में आपने गिफ्ट्स प्लान कर लिया, कुछ भी प्लान कर लिया और आप उस टाइम पे खर्चे आप एक्सीड कर गए, तो आप SIP पॉज करवा सकते हैं। अच्छा, SIP में एक फैसिलिटी है 3 महीने तक, 3 to 6 महीने डिपेंडिंग ऑन द स्कीम टू स्कीम, आप SIP पॉज करा सकते हैं। अगर आपको लगता है यार इस महीने की मैं SIP नहीं निकलवाना चाहती, तो आप पहले आप उसको ट्रिगर करा आपको आपको इन्फॉर्म कराना पड़ेगा। अगर आप किसी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो आप उनको करना पड़ेगा, अगर आप खुद करते हैं तो आप खुद उस, और वो इजीली हो जाता है, वो इजीली हो जाता है, इसमें कहीं कोई बहुत फॉर्मेलिटीज नहीं है। लेकिन उसमें प्री डिफाइंड टैट होता है। ऐसा नहीं है आपकी SIP सपोजली 2 दिन बाद जानी है और आज आप बोलो कि मेरे को पॉज करानी है, तब नहीं होगा। नहीं, हाँ, वो उसमें क्या वो एक टैट होता है, कम से कम आपका हफ्ते से 10 दिन होने चाहिए। 10 दिन का टाइम पीरियड आप लेके चलिए। आज आपकी 1 तारीख की डेट है SIP की, आप 20 तारीख से पहले इन्फॉर्म कर दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। आप 25 तारीख को बोलेंगे तो नहीं, वो पॉसिबल नहीं, तब वो पॉसिबल नहीं। ये चीज़ रहती है। चलिए आकाश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन व्यूअर्स के लिए लिए और आपने दिए, और बहुत ब्रॉड वे में आपने दिया, और बहुत ही अच्छा था, इससे फायदा भी मिलेगा हमारे व्यूअर्स को। फिर अब
Thank you. फर्दर अगर कोई क्वेरी होगी तो आप थैंक यू वेरी मच मैम फॉर हैविंग मी। थैंक यू।